हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एलिगेंट क्लासेस। आज से हम शुरू करने वाले हैं कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमने क्या डिसाइड किया है, कैट के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम वो चैप्टर वाइज करेंगे प्रीवियस ईयर के हिसाब से। तो आज शुरुआत में हम करने वाले हैं कैट 2017 के परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। नाउ हमने 2017 ही क्यों चुना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कैट 2008 तक जो पेपर हुआ करता था वो आपका पेन पेपर बेस्ड हुआ करता था। मतलब आप एग्जाम पेपर में जाया करते थे, आपको क्वेश्चन पेपर बुकलेट मिला करती थी और एक ओएमआर शीट मिलती थी। आप ओएमआर शीट में अपने ABCD आंसर जो भी होते थे वो मार्क करते थे और यू कुड रिटेन दी क्वेश्चन पेपर बुकलेट, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर की बुकलेट थी वो अपने साथ वापस ला सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि कैट 2008 से जो है आपके पास पहले के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अवेलेबल हैं ऑनलाइन, यानी कि आप जो भी पेपर देखेंगे वो ऑथेंटिक होगा, वो आपको अवेलेबल होगा। कैट 2009 में जो है आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो गया और 9 से लेके 16 तक आप एग्जाम देने सेंटर पे जाते थे, आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया और वापस आ जाते थे। और उसके बाद कैट जो बॉडी थी वो क्वेश्चन पेपर को रिवील भी नहीं करती थी, यानी कि आपने कौन सा आंसर मार्क किया है, पेपर में क्या आया था, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये 2016 तक बताया नहीं गया। इसका मतलब कैट 2019 से लेके और 2016 तक आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है कैट के। अगर कहीं मिल रहे हैं तो वो या तो मेमोरी बेसिस पे हैं या फिर वो सही नहीं है। कैट 2017 में ऐसा हुआ कि एग्जाम देने के बाद कैट ने क्वेश्चन पेपर रिलीज किया कि ये आपका क्वेश्चन पेपर था, ये करेक्ट ऑप्शन है और ये इसका गलत, आपने जो मार्क किया है वो ये आंसर है। अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं आप। इसका मतलब ये हुआ कैट 2017 से लेके और अब तक जो है आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। उसमें ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर जो होता है वो रिलीज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्शन रेज करने का ऑप्शन आता है। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है कैट ने तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और उसके हिसाब से उसका फैसला आता है। तो इसलिए हमने कैट 2017 का लिया है क्योंकि पहली बार जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था और जिसका पेपर रिलीज हुआ था वो 2017 ही था, तो हमने सोचा शुरुआत उसी से करते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और ईयर है 2017। ये 2 स्लॉट में कंडक्ट हुआ था उस टाइम पे, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। सो अभी के लिए इतना ही, फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, हमने जो मेथड आज सॉल्व करने वाले हैं ये एकदम बेसिक वाले हैं, कोई ट्रिक्स और ज्यादा कुछ उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने वाले नहीं है। अगर आपको बेसिक क्लियर है कॉन्सेप्ट, अगर आपको बेसिक नॉलेज है उस टॉपिक्स की तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। बहुत ही हम फास्ट ट्रैक मेथड इसमें नहीं लगाने वाले हैं। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं कैट के क्वेश्चंस की तरफ। तो शुरू करने वाले हैं हम 2017 के परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, Arun's present age in years is 40% of Barun's. In another few years, Arun's age will be half of Barun's. By what percentage will Barun's age increase during this period? Slot 1, ये टीटा टाइप बेस्ड था। आपको पता ही होगा कैट में टीटा टाइप बेस्ड भी आते हैं, टाइप इन दी आंसर, जिनके ऑप्शंस नहीं गिवन होते हैं और आपको टाइप करना पड़ता है। इस केस में अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन भी करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप ऑप्शंस जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में अगर रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। खैर, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं अरुण्स प्रेजेंट एज इन ईयर्स इज 40% ऑफ वरुण्स। तो मैं मान लेता हूँ ये वरुण है और ये अरुण है। अरुण की प्रेजेंट एज इन ईयर्स इज 40% ऑफ वरुण्स। तो मैं मान लेता हूँ अगर वरुण की एज x है लेफ्ट से, तो अरुण की एज हो जाएगी यहाँ पे 40% ऑफ वरुण्स, तो यहाँ पे हो जाएगी 0.4x। इन अनदर फ्यू ईयर्स अरुण्स एज विल बी हाफ ऑफ वरुण्स। अब कितने टाइम के बाद है तो मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ ये t टाइम के बाद हुआ है। तो t टाइम के बाद इसकी एज हो गई है x प्लस टी और t टाइम के बाद इसकी एज हो जाएगी 0.4 प्लस x, 0.4 x प्लस टी। नाउ इन अनदर फ्यू ईयर्स, ये हमने देख लिया, अनदर फ्यू ईयर्स अरुण्स एज विल बी हाफ ऑफ वरुण्स। अरुण्स एज विल बी हाफ ऑफ वरुण्स, यानी कि अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। इन अनदर फ्यू ईयर्स अरुण्स एज विल बी हाफ ऑफ वरुण्स, तो इस तरह हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से हमें मल्टीप्लाई होने के बाद बचेगा 0.8x प्लस 2t। अब t उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो मेरे पास बचेगा 0.2x इज इक्वल टू टी। इसका मतलब t की वैल्यू है 0.2x। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है परसेंटेज पूछा है वरुण्स एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी पहले वरुण की एज x थी, अब बाद में हो गई है x प्लस टी, x प्लस टी। तो x प्लस टी की वैल्यू कितनी है 0.2x, यानी कि हो गई मेरे पास 1.2x। तो पहले x एज थी और बाद में हो गई है
1.2x, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो गेन हो जाएगा एज में वो 20% का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20%। ठीक है ना। तो आपको टाइप इन दी आंसर में परसेंटेज आपको नहीं टाइप होता है। अगर टाइप इन दी आंसर में आपको कुछ टाइप करना है तो या तो आप ABCD इस तरह अप टू Z टाइप कर सकते हैं या फिर कोई नंबर टाइप कर सकते हैं। कोई भी स्पेशल जो कैरेक्टर है वो आप टाइप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना आंसर टाइप करना था 20 और ये आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Ravi invests 50% of his monthly savings in FDs, fixed deposits. 30% of the rest of his savings is invested in stocks and the rest goes into Ravi's savings bank account. If the total amount deposited by him in the bank for savings account and fixed deposits is rupees 59,500, then the Ravi's total monthly in savings is ये भी अगेन थीटा टाइप बेस्ड है, स्लॉट 1 का ये क्वेश्चन है। तो मैं मान लेता हूँ रवि इन्वेस्ट 50% ऑफ मंथली सेविंग्स इनकम। मैं मान लेता हूँ उसकी मंथली सेविंग्स जो है वो मंथली सेविंग्स में डिपॉजिट करता है, उसकी मंथली इनकम जो है वो 100 रुपीज है। अब ये कहते हैं इन्वेस्ट 50% ऑफ इज मंथली सेविंग एफडीज, तो 50% के हिसाब से ये 50 रुपीज जो है एफडी में डिपॉजिट हो गया, 50 रुपीज एफडी में हो गया। 30% ऑफ द रेस्ट, 30% ऑफ द रेस्ट, तो मेरे पास बचा कितना 50 रुपीज। 30% ऑफ 50, 30% ऑफ द रेस्ट, 30% ऑफ 50, तो 30% ऑफ 50 कितना होता है 15 रुपीज। 15 रुपीज कितना हो गया विच इज 30% ऑफ 50, 30% ऑफ द रेस्ट, 30% ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेविंग्स इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स। तो ये 50 रुपीज 15 रुपीज हो जाएगा मेरे पास स्टॉक्स में एंड द रेस्ट गोज इनटू रविंग सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे 50 रुपीज तो एफडी में हो गया, 15 रुपीज स्टॉक्स में हो गया, बचा कितना मेरे पास, तो ये दोनों मिला के होगा मेरे पास 65 रुपीज। 50 प्लस 15 इज 65, बचेगा कितना पास मेरे पास 35 रुपीज। तो 35 रुपीज जाएगा मेरे पास सेविंग्स में, ये मेरे पास सेविंग्स बैंक अकाउंट में जाएगा। अब मुझसे पूछा है इफ द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम, इफ द टोटल अमाउंट बाय द बैंक सेविंग्स एंड एफडीज, तो सेविंग्स कितना है 35 और एफडी कितना है 50 रुपीज। तो टोटल जो है मेरे पास 85 इज इतना, यानी कि अगर मेरे पास टोटल मिला के जो है वो इतना है 59,500 एफडी और सेविंग्स मिला के अगर मेरे पास 59,500 है तो मेरे पास टोटल मंथली इनकम कितनी थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यूनिटरी मेथड से कि मेरे पास अगर 50 और 35 यानी एफडी और सेविंग्स मिला के अगर 85 रुपीज है तो मेरे पास मंथली इनकम कितनी हो गई 100 रुपीज। और इसका मतलब अगर मेरे पास 59,500 अगर मेरे पास इन दोनों की इनकम मिला के है तो मेरे पास टोटल इनकम कितनी होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 59500। सॉल्व करेंगे इसको, सपोज 17 से कट करते हैं, 5 टाइम्स 17 से करते हैं 00, 5 से करेंगे 700 हो गया। तो हमारे पास आंसर हो गया 70,000 रुपीज। तो 70,000 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। इसका मतलब टोटल जो है मेरे पास अगर 70,000 रुपीज होंगे तो मेरे पास इन दोनों का जो कंपोनेंट आएगा एफडी और सेविंग्स मिला के इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास वो 59,500 आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था कैट 2017 का, ये थीटा टाइप बेस्ड। जनरली जो आपके थीटा टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन जनरली इजी होते हैं क्योंकि उसमें ऑप्शंस गिवन नहीं होते और आपको आंसर्स टाइप करने पड़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If a seller gives a discount of rupees 15%, discount of 15% on retail price, she still makes a profit of 2%. Which of the following ensures that she makes a profit of 20%? स्लॉट 1 का ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस गिवन है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता ही है जब भी आपके पास कॉस्ट प्राइस, रिटेल प्राइस या मार्क्स प्राइस, लेवल प्राइस या प्रॉफिट लगते हैं तो इसमें हम एक चार्ट बना लेते हैं कि यहाँ पे सपोज ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे कुछ मार्कअप होता है, मार्कअप होने के बाद वो या तो मार्क प्राइस बन जाती है या आपके पास रिटेल प्राइस हो गई। यहाँ पे हम डिस्काउंट देते हैं और क्योंकि डिस्काउंट जो दिया जाता है आपको मार्क प्राइस या रिटेल प्राइस या टैग प्राइस या लेबल प्राइस इन पे गिवन होता है, तो यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका। अब जो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकलता है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे ही निकलेगा, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ये सेलिंग प्राइस हो गई। आपके जो आएगा प्रॉफिट और लॉस परसेंट वो इसी पे निकलेगा, प्रॉफिट और लॉस जो है वो इसी पे निकलेगा। तो बेसिक फ्लो ये रहता है, अब खाली वैल्यूज पुट करनी है और देखते हैं हमारा आंसर किस तरीके से आएगा इसमें।
तो यहाँ पे हमने जो गिवन है, इफ अ सेलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%, तो यहाँ पे मेरे पास डिस्काउंट है 15% का, यानी कि कोई मेरे पास रिटेल प्राइस रहा होगा, उससे मैंने 15% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। शी स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 2%। तो मैं मान लेता हूं मेरी इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है, 15% का मार्क प्राइस या रिटेल प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिल गया, तो सेलिंग प्राइस अब यहाँ पे गिवन है प्रॉफिट जो है वो 2% का हो रहा है। तो अगर 100 रुपीज पे 2% प्रॉफिट लूंगा तो सेलिंग प्राइस मेरी हो जाएगी 102 रुपीज, यानी मेरे पास 100 रुपए कॉस्ट प्राइस थी, सेलिंग प्राइस हो गई 102 रुपीज। वो मिली है सेलिंग प्राइस मेरे को 15% डिस्काउंट देने के बाद, और 15% डिस्काउंट किस पे मिलेगा हमको, लेवल प्राइस, मार्क प्राइस, रिटेल प्राइस जो भी है उस पे मिलेगा। तो अब मेरे को पहले रिटेल प्राइस निकालनी पड़ेगी। अब मैं देखता हूं कि रिटेल प्राइस पे मेरे को 15% का डिस्काउंट मिला है, जिसके बाद सेलिंग प्राइस आई है 102 रुपीज। तो मेरे पास जो रिटेल प्राइस आ जाएगी वो कैसे निकालेंगे, रिटेल प्राइस हो जाएगी मेरे पास, अब मैं कह सकता हूं यहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिल गया मेरे को, तो मैं कह सकता हूं 85% ऑफ रिटेल प्राइस शुड बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी कि 102 रुपीज। तो यहां से मेरे पास रिटेल जो प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 102 अपॉन 85 इंटू 100, कैंसिल करेंगे 5 17 17 से किया तो 6, ये कितना हो जाएगा 20, ये आ जाएगा 120 रुपीज, यानी कि रिटेल प्राइस हो गया मेरे पास 120 रुपीज। दोबारा देखते हैं एक बार, कॉस्ट प्राइस मैंने 100 मान ली है, सेलिंग प्राइस 2% प्रॉफिट के हिसाब से, क्योंकि गिवन है मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 2% का है, तो 102 रुपीज हो जाएगी। और 102 रुपीज जो आई है 15% डिस्काउंट के बाद आई है रिटेल प्राइस पे, तो रिटेल प्राइस पे अगर मैं 15% का डिस्काउंट देता हूं तो 102 रुपीज आ गई, तो मैं रिटेल प्राइस निकाल लूंगा 102 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, यहाँ पे मेरे पास 122 जो है 120 जो है रिटेल प्राइस आ गई है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर्स दैट शी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि प्रॉफिट जो है वो 20% का ही होना चाहिए। अगर प्रॉफिट 20% है और कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, 120 रुपीज। अगर सेलिंग प्राइस मेरे पास 120 रुपीज है और रिटेल प्राइस भी 120 रुपीज है, इसका मतलब आप कोई डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। आप डिस्काउंट कैसे ऑफर करोगे, अगर सेलिंग प्राइस आपको 120 करनी है और रिटेल प्राइस भी 120 आई है, इसका मतलब यू कैन नॉट ऑफर एनी डिस्काउंट। तो गिवन ऑप्शंस में जो पहले 3 ऑप्शन है उसमें डिस्काउंट है या रिटेल प्राइस बढ़ाना गिवन है, और 4th जो ऑप्शन आपके पास वो है सेल एट द रिटेल प्राइस। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वी हैव टू सेल एट द रिटेल प्राइस, वी वांट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इजी क्वेश्चन था, 2017 की अगर हम बात करें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे हमारे पास। The number of girls appearing for an admission test is twice the number of boys. If 30% of the girls and 45% of the boys get admission, the percentage of candidates who do not get admission is. तो यहाँ पे हम कहते हैं the number of girls is twice the number of boys. तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास total number of boys, total number of girls, मैंने मान लिए boys है 100, total number of girls is twice the number of boys, तो girls हो जाएंगी मेरे पास 200. If 30% of the girls, 30% of the girls, तो यहाँ पे 30% ऑफ 100 यानी कि 30 हो गया, एंड 45%, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 30% ऑफ द गर्ल्स, 30% ऑफ द गर्ल्स यानी कि 30% ऑफ 200 एंड 45% ऑफ बॉयज, 45% ऑफ 100, तो यहाँ पे हो गया 45, 30% ऑफ 200 इज 60, यानी कि गाइस एडमिशन यानी 45 का एडमिशन हुआ है बॉयज में से, और यहाँ पे गर्ल्स में से एडमिशन हुआ है 60 का। 30% ऑफ द गर्ल्स एंड 45% ऑफ द बॉयज गेट एडमिशन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट गेट एडमिशन। तो यहाँ पे मेरे पास देखते हैं 105 का तो एडमिशन हो गया है, 60 + 45 यानी कि 105 का तो एडमिशन हो गया है, किनका एडमिशन नहीं हुआ, 300 में से 105 यानी कि 195 का एडमिशन नहीं हुआ है। तो 195 डिवाइडेड बाय टोटल में से अगर देखेंगे, डिवाइड बाय 300 इंटू 100, 300 यहाँ पे 100 + 200 करके आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे 65, तो हमारे पास 65% जो है इतने लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है, विच इज योर 4th ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैं मानता हूं कैट में उस साल पूछे गए थे। In a market, the price of medium quality mangoes is half that of good mangoes.
A shopkeeper buys 80 kg of good mangoes and 40 kg of medium quality mangoes from the market and then sells all these at a common price which is 10% less than the price which he bought the good ones. The overall profit is. तो सिंपल सी जो लैंग्वेज है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक मेरे पास मीडियम क्वालिटी मैंगोज हैं और एक मेरे पास गुड क्वालिटी मैंगोज हैं. द प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगोज इज हाफ दैट ऑफ गुड मैंगोज. अब मुझे नहीं पता, मैं राउंड नंबर में लूँ तो मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो है ये 10 रुपीज है पर केजी और यहाँ पे मीडियम क्वालिटी जो मैंगो है वो उसका हाफ है तो 5 रुपीज कर केजी. आप इसको 100 और 50 मांग सकते हो या x और 2x ऐसे ही मान सकते हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में. शॉपकीपर बाइज 80 kg ऑफ मैंगोज, 80 kg ऑफ गुड मैंगोज. तो यहाँ पे उसने कितना खरीदा है? 80 kg ऑफ गुड मैंगोज एंड 40 kg ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगोज एंड 40 kg ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगोज फ्रॉम द मार्केट and then sells all these at a common price which is 10% less than the price at which bought the good ones. तो यहाँ पे मेरे को ये कितना आ जाएगा, यानी 5 रुपए पर केजी के हिसाब से मैंने 40 kg मैंगोज खरीदे हैं तो आई हैव टू पे 200 रुपीज फॉर दिस. और यहाँ पे मैं देखूंगा 10 into 80 विच इज 800 रुपीज फॉर दिस. यानी कि मेरे पास टोटल 120 kg मैंगो आए हैं और मैंने कितने प्राइस पे किया है? 1000 रुपीज. तो मेरा कॉस्ट प्राइस पर केजी कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस पर केजी विल बी इक्वल टू, टोटल मैंने कितना पे कर दिया? 200 प्लस 800 विच इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय, अब मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई? 40 kg प्लस 80 kg यानी कि 120 kg. इसको कैंसिल करेंगे तो मेरे पास टोटल जो है कॉस्ट प्राइस वो कितनी आ गई है? 25/3 कॉस्ट पर केजी आ गई है. अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे गिवन है देन सेल्स एट कॉमन प्राइस विच इज 10% लेस देन द प्राइस एट दी विच ही बॉट द गुड वंस. तो गुड वंस कितने पे खरीदे हैं मैंने? 10 रुपीज पर केजी पे. अब यहाँ पे गिवन है मेरे को कि 10% लेस पे वो बेच रहा है, ठीक है ना, गुड वन से 10% लेस पे. तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी मेरे पास? 9 रुपीज. 10 का 10% कम कर देंगे यानी कि 9 रुपीज में बेच रहा है. अब यहाँ पे मैं देखूं तो सेलिंग प्राइस पर केजी इज 9 और कॉस्ट प्राइस पर केजी इज 25/3. अब मुझसे पूछा है प्रॉफिट इज, और आंसर जो मेरे को है वो परसेंटेज की टर्म्स में गिवन है. तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 गिव मी प्रॉफिट परसेंट. तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 9. कॉस्ट प्राइस कितनी है? 25/3. तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस into 100 will give me the profit percent. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 25/3 इंटू 100. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ से 25 से कैंसिल होगा 4 विच इज 8%. तो आवर करेक्ट आंसर विल बी 8%. इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में हमको जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो 8% का होगा. तो मॉडरेट लेवल मान सकते हैं इसको भी, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते हैं इस क्वेश्चन को. बेसिक लाइफ में काफ़ी यूज़ है परसेंटेज और प्रॉफिट का. तो मुझे लगता है कैट के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने ही चाहिए. चलिए So Fatima sells 60 identical toys at a 40% discount on the printed price. Then she makes 20% profit. 10 of these toys are destroyed in fire. While selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit? ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको ज़्यादा गिनवन हम मान सकते हैं कि 60 जो क्वेश्चन 60 टॉयज हैं उसके पास, वो 40% डिस्काउंट प्रिंटेड पे बेचती है. तो मैं मान लेता हूँ मेरा प्रिंटेड प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है. तो मेरा प्रिंटेड प्राइस अगर 100 रुपीज़ है और 60 टॉयज हैं तो मेरे पास प्रिंटेड प्राइस के हिसाब से जो प्राइस आना चाहिए था वो आना चाहिए था 6000 रुपीज़. ठीक है,
पर यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है मेरे को 40% का। इसका मतलब प्राइस जिस पे बेचा गया है वो हो गया 60 रुपीज और 60 टॉयज है मेरे पास, यानी अगर प्रिंटेड प्राइस से बेचते तो मेरे पास टोटल 6000 रुपीज आते, बट यहाँ पे मैंने 40% डिस्काउंट बेचा है, यानी कि एक का जो प्राइस हो गया 60 रुपीज हो गया और 60 टॉयज हैं। इसका मतलब मेरे को जो पैसे मिल रहे हैं अभी वो है 3600 रुपीज, यानी टोटल मेरी सेलिंग प्राइस आ रही है 3600 रुपीज। नाउ देन शी मेक्स ए 20% प्रॉफिट, तो इसका मतलब 3600 में बेच के भी मेरे को 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस विल बी 3600 डिवाइडेड बाय 1.2, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हो गया, तो यहां से सॉल्व करके आ जाएगा मेरे पास 3000। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई है 3000 रुपीज की, यानी मेरे पास कॉस्ट प्राइस इतनी है 3000 और सेलिंग प्राइस आई है 3600 आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 40%। ठीक है, मैंने प्रिंटेड प्राइस 100 मान लिया था। 10 of these toys are destroyed in fire. While selling the rest, how much discount should be given to the printed price so that she can make the same amount of profit? यानी कि अभी मेरे को प्रॉफिट सेम ही रखना है। अगर 10 टॉयज मैं कम बेचता हूं, अगर वो नहीं बेच पाता हूं क्योंकि वो फायर से नुकसान हो गया है, तो 3000 रुपीज मेरी कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 3600 है, यानी मेरे पास जो है वो प्रॉफिट सेम ही रहना चाहिए, 3600 ही रहना चाहिए मेरे पास प्रॉफिट। इसका मतलब यह है कि मुझे पर टॉय जो है वो कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, मतलब डिस्काउंट कम करना पड़ेगा, प्राइस तो ज्यादा आएगा, और बेचूंगा कितना मैं 50 टॉयज, यानी कि 50 टॉयज बेचूंगा, क्योंकि 60 तो मैं बेच नहीं पाऊंगा, 10 का मेरे को लॉस हो गया है, मैं बेचता हूं मेरे 50 टॉयज। किस प्राइस में ये मुझे नहीं पता, ये प्राइस मुझे निकालना है, लेकिन अल्टीमेटली मेरे पास टोटल अमाउंट 3600 ही आना चाहिए, क्योंकि मेरी कॉस्ट तो चेंज हो ही नहीं रही है, मेरा सिर्फ पर जो आइटम है उसका प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे को टोटल जो प्रॉफिट है वो सेम ही रखना है। तो 50 आइटम मैं बेच रहा हूं, एक्स प्राइस पे मैं बेचता हूं, मुझे नहीं पता एक्स क्या है, और टोटल जो मेरे पास सेलिंग की वैल्यू आनी चाहिए वो 3600 ही आनी चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 72 रुपीज। इसका मतलब मेरे को जो पहले मैं 60 में बेच रहा था, अब मुझे वो चीजें 72 में बेचनी पड़ेगी, तभी तो मेरे पास 72 इंटू 60 3600 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे है पहले 100 का था और अब 72 में हो गया, इसका मतलब मुझे डिस्काउंट जो मिल रहा है वो 28% का मिल रहा है। ठीक है, पहले 100 रुपीज था प्रिंटेड, पहले डिस्काउंट 40% था 60 में, अब मेरे को सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे मुझे 72 रुपीज में इसे बेचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे 10 टॉयज खराब हो गए हैं, तो मुझे 72 से अगर 72 में बेचता हूँ 100 से, तो मुझे 28% का जो है वो डिस्काउंट ऑफर इस टाइम करना पड़ेगा। पहले डिस्काउंट जो मेरे पास 40% था, और सेकेंड केस में जो डिस्काउंट आएगा वो 28% का आएगा मेरे पास। ये 2017 का स्लॉट हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा ये भी। आउट ऑफ द शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री 15% आर डिफेक्टिव, while 20% of the rest are sold in the domestic market. If the remaining 8840 shirts are left for export, then the number of shirts produced in the factory is। ठीक है, तो अगेन मुझे कुछ नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास टोटल शर्ट मैन्युफैक्चर्ड थी 100, 15% आर डिफेक्टिव, 15% आर डिफेक्टिव, तो 15% तो डिफेक्टिव हो गई मेरे पास, बची कितनी 85। 20% ऑफ द रेस्ट आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट, तो मेरे पास 20%, तो 85 का 20% कितना हो गया, 85 का 20% हो गया मेरे पास 17, 85 का 20%, ठीक है ना, ये मेरे पास 20% ऑफ 85 हो गया, ठीक है ना, इसका ये 20% हो गया, 17 शर्ट्स आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। इफ द रिमेनिंग शर्ट्स आर लेफ्ट फॉर एक्सपोर्ट, तो यहां पे अगर मैं 100 शर्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, 15% डिफेक्टिव हो गई, बची 85, 85 का 20% यानी कि 17 जो है वो मैं कर देता हूं ये डोमेस्टिक मार्केट में, तो बची हुई होंगी मैं वो एक्सपोर्ट करूंगा, तो 85 माइनस 17 इज 68, तो 68 जो शर्ट होंगी वो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 68 एक्सपोर्ट करता हूँ तो टोटल मैन्युफैक्चर है 100, और मेरे पास एक्सपोर्ट इतनी हो रही है, तो टोटल कितना होगा वो निकालना है मेरे को। सिंपल कह सकते हैं यूनिटरी मेथड से, अगर मैं 68 शर्ट्स एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरे पास टोटल मैन्युफैक्चर्ड शर्ट कितनी हो गई 100। अगर मैं 68 एक्सपोर्ट करता हूं तो टोटल मैन्युफैक्चर्ड शर्ट्स आर
100 और टोटल मेरे पास अगर 8840 मैन्युफैक्चर्ड शर्ट होंगी, मतलब एक्सपोर्ट होंगी, तो टोटल मैन्युफैक्चर्ड कितनी होंगी, वो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 68 इंटू 8840, 17 से सॉल्व करते हैं, 17 4 520, 4 से करेंगे तो 130, आंसर इज 13,000। तो इसका मतलब अगर मेरे पास इतनी शर्ट्स एक्सपोर्ट होती हैं तो टोटल शर्ट मैन्युफैक्चर्ड विल बी 13,000। एकदम सिंपल, बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, कैट का ये 13,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The manufacturer of a table sells it to a wholesale dealer at a profit of 10%. The wholesaler dealer sells the table to a retailer at a profit of 30%. Finally, the retailer sells it to a customer at a profit of 50%. If the customer pays rupees 4290 for the table, then its manufacturing cost. तो मुझे नहीं पता, तो मान लेता हूं कि एक मैन्युफैक्चरर है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है 100 रुपीज की, he sells it to a wholesaler at a profit of 10%. तो उसने एक होलसेलर को बेचा आफ्टर टेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10%। अगर 10% प्रॉफिट लेता है तो हो जाएगा मेरे पास 110 रुपीज को उसने बेचा है होलसेलर को। द होलसेलर डीलर सेल्स द टेबल टू अ रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। उसने क्या किया, 30% का प्रॉफिट लिया और एक रिटेलर को बेच दिया। ठीक है, तो 110 पे 30% निकालेंगे तो 33 रुपीज आएगा, वो इसको ऐड कर दूंगा तो 143 आ जाएगा, यानी 143 रुपीज में रिटेलर ने खरीदा है। द रिटेलर सेल्स इट टू कस्टमर एट प्रॉफिट ऑफ 50%। 50% पे जो है इसने बेच दिया रिटेलर को, कस्टमर को। ठीक है, तो कस्टमर कितना रुपए पड़ेंगे, 143 का 50% ऐड करूंगा, सिंपल से कैलकुलेशन कर दूंगा, 143 प्लस इसका आधा हो गया 71.5, 214.5, यानी कि 100 रुपीज अगर मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट आई है तो 214.5 रुपीज में जो है मेरे पास उस कस्टमर ने खरीदा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कस्टमर ने इतने रुपए पे किए हैं तो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर 214.5 अगर कस्टमर ने पे किए हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई थी 100 रुपीज, और यहाँ पे अगर कहता हूं मैं कि कस्टमर ने पे किए हैं 4290, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 214.5 इंटू 4290, पॉइंट हटेगा ऊपर जाएगा, तो ये सीधा ही कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, दिस 2 टाइम्स, आंसर विल बी 2000। तो यहाँ पे मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होगी 2000 रुपीज होगी अगर कस्टमर ने इतने रुपीज पे किए हैं उसके। तो सिंपल सा प्रोसेस, हमने सिंपल सा एक फ्लो चार्ट बनाया कि परसेंटेज हमने सिर्फ ऐड कर दिए और इजीली हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे आ गया है। Man buys some candies for rupees 15 a dozen and an equal number of different candies for rupees 12 a dozen. He sells all for 16.5 rupees a dozen, then makes a profit of 150. How many dozens of candies he buy altogether? उसने पहला लॉट खरीदा है 15 रुपीज 15 1 डजन के, और दूसरा उसने खरीदा है 12 रुपीज का 1 डजन। 1 डजन में हो गई 12, यहाँ पे भी हो गई 12, तो डजन भी रहने देते हैं, डजन में काम करेंगे तो भी हो जाना चाहिए। ही सोल्स ऑल फॉर रुपीज अ डजन, यानी कि उसने एक डजन ये खरीदा, 1 डजन ये खरीदा, दोनों को मिक्स कर दिया, तो मेरे पास 2 डजन की प्राइस कितनी हो गई, 15 प्लस 12 विच इज 27, यानी कि 2 डजन की प्राइस हो गई मेरे पास 27 रुपीज, यानी कि उसने 1 डजन 15 रुपए वाला खरीदा, 1 डजन 12 वाला खरीदा, दोनों को मिक्स कर दिया, तो 2 डजन हो गई क्वांटिटी और टोटल प्राइस आ गया 27 रुपीज जो उसकी कॉस्ट थी। एंड ही सेल्स 16.5 ए डजन, और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 16.5 रुपीज फॉर 1 डजन, तो 2 डजन की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई 2 डजन की, सेलिंग प्राइस 2 डजन की कितनी हो जाएगी
जब एक डजन की सेलिंग प्राइस 16.5 है तो 2 डजन की कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 16.50 विच इज इक्वल टू 33। तो मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ गई 33, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई 27। तो इस हिसाब से मेरे पास प्रॉफिट कितना हो गया, 6 रुपीज का, 6 रुपीज का मेरे पास प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो हाउ मेनी डजन्स ऑफ कैंडी डिड बाय टुगेदर, तो मैं कह सकता हूं जब मैंने 6 रुपीज का प्रॉफिट लिया, 27 टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई, टोटल सेलिंग प्राइस 33 रुपीज हो गई। तो इस तरह से जब मैंने 6 रुपीज का प्रॉफिट लिया तो टोटल क्वांटिटी कितनी खरीदी थी मैंने, 2 डजन, 1 डजन और 1 डजन को ऐड कर दिया। जब मैंने 6 रुपीज का प्रॉफिट लिया तो टोटल क्वांटिटी खरीदी थी मैंने 2 डजन, और जब मेरे को प्रॉफिट होगा 150 रुपीज का तो टोटल क्वांटिटी कितनी खरीदूंगा मैं, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 150 रुपीज का जब मेरे पास प्रॉफिट होगा तो टोटल क्वांटिटी कितनी खरीदूंगा मैं, 2/6 इंटू 150, तो आंसर आ जाएगा मेरा 50। तो यहां पे मैं कह सकता हूं अगर मेरे को टोटल प्रॉफिट 150 रुपीज का चाहिए तो यहां पे मुझे टोटल क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी, हाउ मेनी डजन ऑफ कैंडी डिड ही बाय ऑल टुगेदर, तो टोटल 15 डजन ऑफ क्वांटिटी मुझे खरीदनी पड़ेगी अगर मुझे 150 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a village the production of food grains increased by 40% and the per capita production of food grains increased by 27% during a certain period. The percentage by which the population of the village increased during the same period is nearest to. तो यहां पे हमें पता होना चाहिए कि पर कैपिटा प्रोडक्शन क्या होता है। पर कैपिटा प्रोडक्शन का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जैसे सपोज आपके पास 1000 kg प्रोडक्शन हुआ किस चीज का और विलेज की पॉपुलेशन 100 है, तो पर कैपिटा प्रोडक्शन हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 10। तो पर यानी एक आदमी के लिए कितना पर कैपिटा प्रोडक्शन, हाउ मच प्रोडक्शन इज मेड फॉर 1 पर्सन। सिंपल सा फंडा यही है कि हाउ मच केजी ऑफ प्रोडक्शन इज देयर फॉर 1 पर्सन ऑफ दैट पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम बाय 27%। तो हमें कुछ भी नहीं पता इस क्वेश्चन में, तो हम सिंपल से नंबर से मान लेंगे। मैं मान लेता हूं टोटल पॉपुलेशन जी, तो मेरे पास टोटल प्रोडक्शन मान लेता हूं। सपोज मेरे पास टोटल प्रोडक्शन जो था वो था मेरे पास पहले 100 kg और टोटल पॉपुलेशन जो थी, टोटल पॉपुलेशन भी मेरे पास थी 100 की, यानी गांव में 100 लोग रहते थे और टोटल जो है मेरे पास 100 kg ऑफ प्रोडक्शन हुआ। तो पहले मेरे पास पर केजी प्रोडक्शन कितना हुआ, अगर पहले मैं पर केजी ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 1। 100 kg प्रोडक्शन, 100 पॉपुलेशन 1, यानी कि 1 किलो प्रोड्यूस हुआ था एक आदमी के लिए, एक पर्सन के लिए। नाउ अब कहता है कि द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज बाय 40%। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज बाय 40%, तो मेरे पास 40% बढ़ गया अगर ये, तो मेरे पास हो जाएगा 140। एंड पर कैपिटा प्रोडक्शन फूड ग्रेन इंक्रीज बाय 27%, तो ये 1 से कितना बढ़ के हो जाएगा, 20% बढ़ गया तो 1.27। द परसेंटेज बाय विच द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज्ड। अब पॉपुलेशन मुझे नहीं पता कितनी है, मैं मान लेता हूं पॉपुलेशन P है। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्शन कितना हो गया आपके पास 140 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो मुझे पता ही नहीं है कितनी है 140 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ये मेरे पास आना चाहिए 1.27। तो P की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 140 डिवाइडेड बाय 1.27। तो यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन कैलकुलेटर भी रहता है एग्जाम में, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे 140 डिवाइडेड बाय 1.27 की, 140 डिवाइडेड बाय 1.27, तो हमारे पास आंसर आएगा 110.23। यानी कि अगर मेरे पास पहले पॉपुलेशन 100 थी तो बाद में पॉपुलेशन 100.23। अब 100 के हिसाब से ये आया, अगर नंबर बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ पे डेसिमल हट जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है इज नियरेस्ट टू, यानी कि कितने नियरेस्ट में आपकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले 100 थी पॉपुलेशन और बाद में पॉपुलेशन हो गई है मेरे पास 100.23। राउंड फिगर में बात करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 110। तो राउंड फिगर में बात करें तो मेरे पास 110 जो है वो पॉपुलेशन हो गई है, तो मैं देख सकता हूं मेरे पास 10% जो है वो पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हो गया है। तो करेक्ट आंसर इज 10। तो यहाँ पे 10% जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमने जो कैटे क्वेश्चन सॉल्व किए थे बहुत ही सिंपल मेथड में हमने सॉल्व किए थे।
बहुत ही ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया गया है। कैट का एक बहुत बड़ा एक फोबिया है, एक फियर है कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई भी लेंदी क्वेश्चन कैट में कभी नहीं आता है। हमेशा कॉन्सेप्ट्स जरूर आपके थोड़े बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, हाई हो सकते हैं, लेकिन लेंदी क्वेश्चन कभी कैट में नहीं आता, ये हमने यहाँ पे देख ही लिया है। तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और कुछ भी कमेंट्स है तो आप डेफिनेटली हमें बता सकते हैं। और ये सीरीज के थ्रू हम जब तक कैट के पेपर अवेलेबल थे 17 से लेके और 22 तक, और 2008 और उससे पहले से लेके जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो चैप्टर वाइज जो है उनके हम टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चंस आपको कराते रहेंगे, और डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैट किस तरह से क्रैक किया जा सकता है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एवरीवन।